तो हम बात करेंगे बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्चुअल मतलब क्या है। अगर मैं एक इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में लिख दूं बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, पैरेलल के केस में एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इंटरसेक्टिंग के केस में एक सॉल्यूशन मिलता है और कोइंसिडेंट के केस में तो सर भर भर के यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। भैया 0 रखेंगे तो 200 x इक्वल टू 1500 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5। x घंटे में पूरा भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा भैया 1/x। y घंटे में पूरा भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/y। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल, स्वागत है मेरे चैंपियंस आपके इसी अमेजिंग से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला में। ये है आपका माइंड मैप सीरीज और आ चुके हैं एक और जबरदस्त से शानदार से जिंदाबाद वाले चैप्टर, दैट इज योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो यार बिल्कुल हैवी डिमांड थी तो आज इसको बिल्कुल हैवी ड्राइवर बनके क्या करने वाले हैं, थोड़ा एक्सेलरेट कराने वाले हैं, थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट का एक माइंड मैप प्रिपेयर करने वाले हैं। बेसिकली बोले तो एक कॉन्सेप्ट मैप अपने दिमाग में क्या करेंगे भैया, बैठा लेंगे। आज हम इस चैप्टर को जम के तोड़ने वाले हैं, जितने भी इसके बेसिक से भी कॉन्सेप्ट बनते हैं एडवांस लेवल तक, उन सारी चीजों को क्या करेंगे डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे और समझेंगे कि सर ये जो पूरा चैप्टर है अगर इसको एक पेज में समराइज करके लिखना रहा तो किस तरीके से कहानी रोल प्ले करेगी। अच्छा इससे पहले सीख ले बेटा कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर करनी है हमें अपने बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जो देखो यार सिलेबस से रिलेटेड है, जो रिड्यूस है वो चीजें मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि ये पूरा माइंड मैप सीरीज प्योरली डेडिकेटेड आपके बोर्ड एग्जाम को लेके। तो चलिए भैया इस कहानी को यही स्टार्ट करते हैं, लेकिन कहानी स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी का एक प्यारा सा मोटिवेशनल मंत्र है एंड दैट इज #I'll be unstoppable। यार आप सभी की जर्नी कुछ ऐसी हो चुकी है, आप सभी के सभी अनस्टॉपेबल हो चुके हो, तो मेरे प्यारे भौकालियों, मेरे अनस्टॉपेबल आर्मी के जितने भी ये चैंपियंस हैं उन सभी के लिए एक ही बात बोलूंगा बेटा, लगे रहो, कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग एंड वन डे यू विल डेफिनेटली साइन। लगातार लगे रहना दोस्त, हिम्मत नहीं हारना है। चलिए अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो हम बात करेंगे बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्चुअल मतलब क्या है, ये बेसिकली चैप्टर किस बारे में है और सर अगर हम रियल लाइफ सिचुएशन से इसको अगर हम रिलेट करें तो क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेशन आसानी से हो पाएगा या नहीं होगा, डिटेल में समझाइएगा। फिर बच्चों बात करेंगे कि सर अगर हम मान लो ऐसे ही लीनियर इक्वेशन को पेयर में लेके उनको ग्राफिकली क्या करें, रिप्रेजेंट करें, तो इनका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, एक्चुअल इसका क्या सेंस बनेगा, उसको भी समझाइएगा। फिर बात करेंगे बेटा कि अगर ऐसे ही दो लीनियर इक्वेशन को यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ले लें और इनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो बेसिक वाले तरीके से इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं और सॉल्यूशन का एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या होता है। अब देखना सॉल्व करोगे तो कुछ तो सॉल्यूशन आएगा भैया, ऐसा हो सकता है कि एक भी सॉल्यूशन आए, ऐसा भी हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन आए। इन सारे केसेस में क्या वो नेसेसरी कंडीशंस बनेंगी जिसकी वजह से हम देखकर बोल पाएंगे कि सर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे सॉल्यूशन जनरेट करेंगे, नहीं करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जनरेट करेंगे। फिर हम बात करेंगे बेटा क्या कि सर अगर मान लो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो तो इसको सॉल्व करने के क्या क्या बेसिक तरीके होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं। और यहां पे मैं बात करने वाला हूं बेटा आपके ग्राफिकल मेथड के साथ साथ आपके अलजेब्राइक मेथड को लेके, जहां पे अलजेब्राइक मेथड में मैं स्पेशली कवर करने वाला हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड और साथ में एलिमिनेशन मेथड। आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस से रिलेटेड है तो वो मैं पार्ट स्किप कर रहा हूं और वैसे भी अगर ये दो मेथड हमें पता है तो मोर देन सफिशिएंट है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब आज की इस कहानी को यहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा, तो मेरे प्यारे भौकालियों, मेरे बाबू मोसाए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि नॉलेज का जो रोलर कोस्टर राइड है वो अब स्टार्ट होने वाला है। अब मैं क्या करने वाला बेटा, एक ही पेज के अंदर इस पूरे के पूरे चैप्टर को समेटने वाले हैं। हम इस चैप्टर के जितने भी बेसिक कंडीशंस हैं, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको क्या करने वाले हैं, थोड़ा कंसाइज वे में समझने वाले हैं कि ये पूरा चैप्टर में क्या दिया है, एक्चुअल में बोर्ड में कितना पूछता है। चलिए भैया तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर ले बेटा, तो पहली बात तो ये सर जो पेयर आप बोलते हो, पेयर को छोड़ो, पहले ये बताओ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। सुनना, अगर मैं एक इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में लिख दूं बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर मैं इस फॉर्मेट में कोई एक इक्वेशन लिखता हूं तो इस टाइप के इक्वेशन को हम बच्चों बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी एक इसका जर्नल फॉर्मेट है। सर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इस इक्वेशन में हर एक टर्म के अंदर देखा जाए, सॉरी ax प्लस बी वाई प्लस सी होगा बेटा,
यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हुआ है, ax प्लस बी वाई प्लस सी होगा, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी होगा, सर ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम देखें बेटा तो हर एक टर्म के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल लिए गए हैं, यानी जो वेरिएबल लिए गए बेटा वो आपके लिए गए हैं x और y। जहां पे देखना a b और c क्या है, ये कुछ रियल नंबर्स है, x एंड y क्या है बेटा, ये आपके कुछ हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब हमें इसको लीनियर क्यों बोला, क्योंकि लीनियर इसलिए बोला गया बेटा यहां पे x और y का एक्सपोनेंट देखा जाए, x और y का एक्सपोनेंट देखा जाए तो वो एक्सपोनेंट हमारे पास आ रहा है सर 1, यानी इसकी डिग्री जो आ रही है 1, सो डिग्री 1 होने के केस में हम बोलते हैं लीनियर। और चूंकि दो वेरिएबल हैं इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बात कर ले सर, ये पूरी कहानी तो पेयर को लेकर थी, यानी ये पूरी कहानी यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर मान लो यही पूरी कहानी ऐसे दो लीनियर इक्वेशन के लिए हो, जिसको हम बोलेंगे बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर इस तरीके से कोई कहानी हो तो सर इसका जर्नल फॉर्मेट क्या होगा ये भी बता दीजिए। चलिए भैया इसके जर्नल फॉर्मेट की बात करें तो इसका जर्नल फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा बेटा, जो हमारा ए बी सी बनता था वो बन जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यानी ये जो हमारे पास कांस्टेंट थे ए बी सी, ये पहले वाले के लिए 1 1 1 का क्या करेंगे भैया, सबस्क्रिप्ट लगा देंगे। सेम गोज विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होता है भैया, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है और इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को डिफाइन करने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशंस क्या आते हैं ये भी समझ लेते हैं। तो अगर आप एक ओलंपियाड एग्जाम के एस्पिरेंट हो भैया तो आपको ये बात बहुत बारीकी से क्लियर होनी चाहिए कि ये दोनों इक्वेशन तब डिफाइंड होंगे जब सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसा हो, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अगर इस तरीके से हमारे पास एक बेसिक कंडीशन दी गई तब हम बोल पाएंगे कि सर ये जो दो इक्वेशंस लिखे गए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। सर एक बात बताओ, अगर ये कंडीशंस इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए लगी है तो क्या सेम यहां पे भी कुछ बेसिक कंडीशन होगा? बिल्कुल होगा बेटा। अगर मैं बात करूं यहां पे बेसिक कंडीशंस की तो यहां पे अगर लीनियर इक्वेशन बनना है उस केस में a और b साइमल्टेनियसली 0 के बराबर नहीं होने चाहिए थे। ये कुछ ऐसी बेसिक कंडीशंस लगती है बेटा किसके लिए, लीनियर इक्वेशन होने के लिए। अब चलिए भैया हमने ये बात तो समझ ली कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखता कैसे है। सर रियल लाइफ से कुछ यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करके बताओ। अब देखो यार होता क्या है कि मान लो दो फ्रेंड थे और दोनों क्या किए, अलग अलग मार्केट गए। एक ने 5 केजी पोटैटो लिया और 2 केजी टोमेटो लिया, कुछ पैसे देकर आया। उसका दूसरा जो भाई था भैया वो कहां गया, दूसरे मार्केट। उसने क्या किया भैया, कुछ और सब्जियां ली। मान लो उसने क्या किया, 3 केजी पोटैटो लिया और 6 केजी टोमेटो लिया। भैया वो भी कुछ पैसा देके आया होगा। अब ये जब दोनों घर आए तो मम्मी ने पूछा कि भाई साहब आप दोनों ने कितने रुपए खर्च किए। पहले वाले ने भी बता दिया, दूसरे वाले ने भी बता दिया। मम्मी बोल रही है हिसाब तो दीजिए नहीं तो कुटाई होगी जम के। अब देखो यार मंडी दोनों जो थी जहां से ये लोग लेकर आए थे दोनों जगह रेट बिल्कुल सेम चल रहा था। वो पोटैटो की बात कर लिया, टोमेटो की, लेकिन इनको रेट तो पता है नहीं बॉस, क्योंकि ये लोग क्या थे, सिर्फ पैसे गिने चले आए। आप कहीं से भी ये दोनों कंडीशंस को, दोनों सिचुएशंस को कंसीडर करते हुए आइडिया लगा पाओगे कि यार एग्जैक्टली इन दोनों मंडियों में पोटैटो का रेट क्या चल रहा होगा, टोमेटो का रेट क्या चल रहा होगा। सर दोनों जगह क्या चल रहा होगा ये हम कैसे बता दें। अब एग्जैक्टली दो ही वेरिएबल है, यहां पे दो चीजें ऐसी वैरी हो रही है, एक तो पोटैटो का रेट, दूसरा टोमेटो का रेट, यानी दो वेरिएबल का खेल है और ये दो सिचुएशन में हो रहा है, यानी दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनेंगे। बेसिकली कहना चाह रहे हैं सर आप कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा और इस तरीके से क्या करेंगे, यहां पे उन दोनों को सॉल्व करके जो हमारे पास दो वेरिएबल थे यानी पोटैटो का रेट और टोमेटो का रेट ये निकाला जा सकता है। तो ये तो रहा बहुत बेसिक सा यार एग्जांपल, जो एकदम बिल्कुल देसी घरेलू से एग्जांपल है। ऐसे भी पता नहीं कितने और सारे रियल लाइफ सिचुएशंस होते हैं जहां पे हम क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज में लेते हैं। चलिए बॉस ये बात समझ में आ गई कि सर रियल लाइफ से रिलेटेड है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब इस पूरे चैप्टर को देखा जाए तो क्या क्या बेसिक बातें हैं। चलिए अगर ये पेयर में है बेटा, अगर ये पेयर में है तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सर अगर मान लो ये पेयर में हो और हम इनको प्लॉट करना चाहे, ग्राफिकली दिखाना चाहे तो क्या होगा। सुनना दोस्त, जब एक लीनियर इक्वेशन था और इसको अगर हम ग्राफिकली डेमोन्स्ट्रेट करें, क्या
ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर इसका देखें तो वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन रहा था। क्या बन रहा था दोस्त? वो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन रहा था। कैसा बन रहा था? एक स्ट्रेट लाइन बन रहा था। सर अगर इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करो तो वो एक स्ट्रेट लाइन दे रहा था। अब यहां पे तो पेयर में है, क्या ये दो स्ट्रेट लाइन बनाएगा? हां, ये दो स्ट्रेट लाइन बनाएगा बेटा। और कैसा बनाएगा उस बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सर अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जाएं तो वो कुछ ऐसे तीन सिचुएशंस बनाएगा। ऐसे तीन सिचुएशंस, क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अगर हम क्या करें बेटा, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो ऐसे तीन सिचुएशन बनाएगा। क्या बेटा? ऐसा हो सकता है कि जो दो स्ट्रेट लाइन बन रहे हो वो कुछ इस सिचुएशन में हो, यानी पैरेलल बन जाए। कैसा बन जाए दोस्त? पैरेलल बन जाए। ऐसा भी हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हो? इंटरसेक्ट कर रहे हो, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हो बेटा? कट कर रहे हो। हां सर ऐसा भी तो हो सकता है। चलिएगा एक कलर मैं चेंज कर लेता हूं, एक लाइन का कलर चेंज कर लेता हूं दूसरी लाइन के साथ, ताकि थोड़ा ये क्रिस्टल क्लियर साउंड हो। चलिए ऐसा कुछ था, एक जगह लाइन कुछ ऐसी थी, एक जगह लाइन कुछ ऐसी थी, और दूसरी लाइन जो थी बेटा वो कुछ ऐसी थी। चलो तीसरे सिचुएशन की बात कर लें। तीसरे सिचुएशन की बात कर लें भैया, ऐसा भी तो हो सकता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आकर क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए। क्या कर जाए? उसको ढक ले, पूरा पूरा उसके ऊपर क्या हो जाए? ढकने लगे। अब देखना इन तीन सिचुएशन से कुछ बेसिक चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या सर? ये जो दो हमारे लाइंस बन रहे हैं जिसको पैरेलल लाइन बोला गया, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ये जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन है सिर्फ इकलौता एक यूनिक सा कॉमन पॉइंट है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसको देखें तो भर भर के इतने सारे पॉइंट कॉमन दिख रहे हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो यार इससे एक थॉट प्रोसेस आ रहा है। क्या थॉट प्रोसेस आ रहा है? कि सर जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात की जाएगी, सर ये सॉल्यूशन क्या है इसको भी पहले बताओ। चलिए भैया अब तोड़ते हैं। क्या पहले सॉल्यूशन समझते हैं कि एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन क्या होता है। क्या आप समझते हैं बेटा? सर इसका सॉल्यूशन क्या होता है इस बारे में बता दीजिए। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो x एंड y का वो पेयर जो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सेटिस्फाई करे। क्या? एक साथ सेटिस्फाई करे, साइमल्टेनियस सेटिस्फाई करे तभी ऐसा कुछ होगा भैया। सेटिस्फाई करे तो वो एक्स वाई की जो वैल्यू होगी इसका एक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? सर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन कहलाएगा। सर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हो कि ग्राफिकली इस बात को समझे तो इसमें ये दोनों लाइंस कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या किए भैया? बिना छुए टक से वापस चले गए, तो कुछ भी हमारा कॉमन पॉइंट नहीं, मतलब ऐसा कोई एक्स और वाई मिलेगा ही नहीं जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर पाए। इसमें एक मिल जा रहा है सर, इसमें एक यूनिक ऐसा पॉइंट मिल जा रहा है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। सर इसमें तो भर भर के मिल रहा है, यानी यही से हम इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा क्या? कि इस केस में नो सॉल्यूशन, इस केस में बेटा क्या? यूनिक सॉल्यूशन, और सर इस केस में जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गया। क्या बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। चलिए सर ये बात तो हमें समझ में आ गई, यानी ग्राफिकली हम अगर इस बात को इंटरप्रेट करें तो पैरेलल के केस में एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इंटरसेक्टिंग के केस में एक सॉल्यूशन मिलता है, और कोइंसिडेंट के केस में तो सर भर भर के यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। सर अब एक बात बताओ, ये जो आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिया है, कुछ बेसिक कंडीशंस बता दो ना जिसकी वजह से हम डायरेक्ट बोल पाए बिना सॉल्व किए कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। चलिए भैया इस बात को भी क्या करते हैं, थोड़े डिटेल में जम के तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं बात करता हूं बेटा यहां पे इसके तीन बेसिक कंडीशंस को लेके, चलिएगा एक एक करके तोड़ते हैं। अगर मान लो हमारे पास क्या हो, लाइंस कुछ ऐसी हो दोस्त, लाइंस कुछ ऐसी हो, मतलब सर क्या है इसका? मतलब है सर लाइन इंटरसेक्टिंग है। क्या है? लाइन इंटरसेक्टिंग है। यार इंटरसेक्टिंग है ना, तो इससे एक सॉल्यूशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्त? इससे एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है सर, इससे एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर कुछ सॉल्यूशन मिलता है तो इसका मतलब होता है कि लाइन कैसी है? कंसिस्टेंट है। ये क्या है? कंसिस्टेंट है। तो ये मैं भी लिखते जा रहा हूं बेटा, कंसिस्टेंट।
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, ये मिलता है सर हमें इंटरसेक्टिंग के केस में। और यहां पे अगर देखा जाए तो कुछ रिलेशन ऐसा मिलता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये मिल गया बेटा क्या, इस वाले कंडीशन में। चलिए सर दूसरा वाला भी लगे हाथ चेक कर लेते हैं। अगर मान लो यहीं पे सीन थोड़ा पलटे और क्या हो जाए दोस्त, कंडीशन कुछ ऐसा हो जाए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तो ये कहानी होती है बेटा आपके कोइंसिडेंट लाइन को लेकर। यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या हो गई, पूरी की पूरी ओवरलैप हो गई। ये क्या होता है बेटा, ये लाइन होता है कैसी, कोइंसिडेंट। ये लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती है भैया। ये कोइंसिडेंट लाइन के लिए होता है। और इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। कितने बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कंसिस्टेंट तो होगा ही, कंसिस्टेंट तो होगा ही, मतलब कुछ ना कुछ मिल रहा है तो कंसिस्टेंट तो होगा। लेकिन इस टाइप के इक्वेशंस को बोलते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी एक अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो भी आया वो डिपेंड करेगा दूसरे वाले पे। तो ये हो गया बेटा दूसरा बेसिक क्राइटेरिया। ये क्या हो गया सर, ये दूसरा बेसिक क्राइटेरिया हो गया जो हमें समझना था। अब चलते बेटा सबसे आखिरी वाले पे, चलते सबसे आखिरी वाले पे, जो इसका सबसे आखिरी बेसिक क्राइटेरिया है वो क्या है, उस बात को भी समझते हैं। सर सबसे आखिरी बेसिक क्राइटेरिया है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। यानी सर लाइंस कैसी हो, लाइंस कैसी हो सर, सीधी सी बात है, लाइंस जो हमारी है वो हमारे पास निकल कर आ जाए पैरेलल। कैसी निकल के आ जाए बेटा, पैरेलल आ जाए। मतलब लाइंस कुछ ऐसी हो, लाइंस कुछ ऐसी हो। सर इस केस में लाइंस जो है हमारे पास वो तो पैरेलल हैं, लेकिन पैरेलल होने के साथ साथ क्या हो रहा है भैया, नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा सर, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा सर। और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या बेटा, इनकंसिस्टेंट। क्या, इनकंसिस्टेंट। आई होप ये जो तीनों बेसिक बातें थी ये आपको समझ में आ गई कि सर इनकंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट कब होगा और कंसिस्टेंट विथ डिपेंडेंट कब होगा। तो ये तीन बेसिक क्राइटेरिया हमारे पास आई। अगर हम बात करें कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी को लेके कि अगर दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है भैया वो सॉल्वेबल होंगे, तो ये तीन बेसिक कंडीशंस को हम क्या करेंगे भैया, इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए सर इतनी सी बातें हो गई। अब एक बात बताओ कि अगर आप इसको सॉल्व करने जाओ तो क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। चलिए भैया इसके बारे में भी बात कर लूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो पहला तो होता है बेटा आपके ग्राफिकल मेथड। क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, अब ये ग्राफिकल मेथड क्या बोलता है भैया, ग्राफिकल मेथड बोलता है कि जब दोनों को भैया सिंप्लीफाई करने जाओगे, बेसिकली इनको प्लॉट करोगे। कैसे, कैसे प्लॉट करेंगे भैया, कैसे प्लॉट करेंगे। तो पहले वाला इक्वेशन मान लो ये है भैया a1x प्लस b1y प्लस c1। इससे मैं क्या करूंगा, x और y का कुछ सेट ऑफ सॉल्यूशंस बना लूंगा, कुछ सेट ऑफ सॉल्यूशंस बना लूंगा, यहां पे कुछ सेट ऑफ सॉल्यूशंस बना लूंगा। सेम गोज विथ भैया a2x प्लस b2y प्लस c2 से क्या करूंगा दोस्त, इससे भी सेट ऑफ सॉल्यूशंस बना लूंगा x और y। यानी रैंडमली x की कुछ वैल्यू लिया, उसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन में डाल के y की वैल्यू ले लिया। अब देखो यार इससे बहुत सारे पॉइंट, इससे बहुत सारे पॉइंट। अगर इसको मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मान लो प्लॉट किया, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट किया बेटा, और कुछ ऐसा सीन हुआ कि पहले वाले से सारे पॉइंट्स को प्लॉट करने पे एक ऐसी लाइन मिल गई। किससे वाले से भैया, पहले वाले से। और सेम गोज विथ मान लो दूसरे वाले को प्लॉट किया और एक लाइन ऐसी मिल गई, एक लाइन ऐसी मिल गई। ये दूसरे वाले को प्लॉट किया, ऐसी लाइन मिल गई। तो हमने क्या नोटिस किया सर, यहां पे हमने बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से नोटिस किया कि दोनों लाइन इस कॉमन पॉइंट पे, इस कॉमन x, y पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ग्राफिकली प्लॉट करते टाइम ऐसे ही तीन बेसिक हमारे पास क्या होंगे भैया, फिगर्स मिलेंगे। और जिसके भी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अगर कुछ भी दोनों फिगर्स को इंटरसेक्टिंग देखते हुए पाया गया या ऐसा कुछ कॉमन दोनों में आया पॉइंट, तो भैया वो उसका सॉल्यूशन बनेगा। सर क्या ग्राफिकल मेथड ही है हमारे सिलेबस में, कुछ और नहीं है? नहीं बेटा, कुछ और भी है, मैं उसके बारे में समझाता हूं। अगर मैं बात करूं इसके क्या, अलजेब्राइक मेथड को लेके, अगर मैं बात करूं इसके अलजेब्राइक मेथड को लेके, तो उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि सर अगर मान लो इसके अलजेब्राइक मेथड की बात करो, अलजेब्राइक मेथड की बात करो, तो बेटा अलजेब्राइक मेथड में दो तरीके आते हैं। अलजेब्राइक मेथड में दो बेसिक तरीके आते हैं। क्या क्या आते हैं सुनना।
सर अलजेब्राइक मेथड में दो तरीके आते हैं। पहला तो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करने वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड। बेटा ये वाले मेथड में देखते क्या होता है। इस वाले मेथड में क्या होता है कि एक इक्वेशन को पहले कंसीडर करेंगे, एक वेरिएबल उठाएंगे और दूसरे के टर्म में डाल देंगे। चलिए भैया मान लेते हैं कुछ ऐसा होता, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मैं क्या करता, थोड़ा दिमाग लगाता, कोई एक वेरिएबल मान लो मैंने पकड़ लिया x, तो मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसे लिखूंगा माइनस b1y माइनस c1 डिवाइडेड बाई a1। ऐसा कुछ हो जाएगा भैया पहले वाले से, और ये सेम चीज उठा के मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा किसमें बेटा, दूसरे वाले में। क्या करूंगा, दूसरे वाले में x की जगह पे कर दूंगा, तो वो पूरा का पूरा इक्वेशन किसमें हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ y में। सर मान लो ऐसा करते टाइम आपने मान लो सब्स्टिट्यूट किया और y बचा ही नहीं, y कैंसिल हो गया, फिर बेटा उस केस में इस इक्वेशंस के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर बचा तो ठीक है, बचा तो y को सॉल्व करो, और y को सॉल्व करने के बाद भैया इसमें डाल दीजिए तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है सर, ये तो बात हमें समझ में आ गई। ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। सर एलिमिनेशन मेथड एक और होता है, उसमें क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, उसमें क्या होता है, तो बात करें बेटा एलिमिनेशन की, तो बेसिकली एलिमिनेशन में क्या करते हैं, किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर देते हैं, किसी एक का कोफिशिएंट सेम करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, किसी एक का कोफिशिएंट सेम बना देते हैं, सेम बना देते हैं। अब ये या तो मल्टीप्लाई करके बनेगा बेटा, या तो कुछ डिवाइड करके बना देगा। सेम बना देंगे भैया, क्या करेंगे, किसी एक का कोफिशिएंट क्या करेंगे, सेम बना देंगे। अच्छा सेम बनाने के बाद क्या करेंगे भैया, अगर देखो वो जो कोफिशिएंट सेम बनाए हो, दोनों अगर सेम साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट करिए, अपोजिट साइन के हैं तो ऐड करिए, दैट्स इट। तो ये रही बेटा कहानी इस पूरे के पूरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के रिलेटेड। सर माइंड मैप तो समझ में आ गया कि इस पूरे चैप्टर में है क्या। अब एक बार थोड़ा डिटेल में एक एक चीज को तोड़ते हुए सिखा दो तो मजा ही आ जाए। चलिए भैया फटाफट से तोड़ते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि दो लीनियर इक्वेशन जिसमें अननोन क्या हो, x और y हो। सर ठीक है, x और y अननोन हो, यानी ये दो वेरिएबल लिए गए हैं। अगर इसको हमने पेयर ऑफ लीनियर बोला है तो आप नोटिस करो भैया यहां पे सबका डिग्री कितना है, 1 है, यानी ये लीनियर, ये डिग्री 1 है, ये भी लीनियर। और चूंकि ये पेयर में है तो कैसे हो जाएगा बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ तब होल्ड करेगा अगर ये कंडीशंस को हमने क्रॉस चेक किया। अब देखो यार आपके सिलेबस के हिसाब से ना ये कंडीशंस ऑलरेडी फुलफिल्ड होकर आएंगी, यानी आपके एग्जाम में जितने भी सवाल आएंगे उसमें ये कंडीशंस ऑलरेडी फुलफिल्ड होंगी, इतना ज्यादा डीपली पूछता नहीं है। चलिए भैया अब ये बात तो समझ में आ गई कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखता कैसे, कुछ ऐसे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे तो सर हमें पता है कि एक लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण होता है, तो दो लीनियर इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन होंगे, लेकिन वो दो स्ट्रेट लाइन किस किस तरीके से एक दूसरे के हिसाब से जाएंगे वो देख लेते हैं। ग्राफिकली एक लीनियर इक्वेशन का क्या होता है भैया, एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसीलिए पेयर में भैया दो स्ट्रेट लाइन होंगे। पेयर में क्या हो जाएंगे, यहां पे दो स्ट्रेट लाइन होंगे, और इनको अगर हम रिप्रेजेंट करने जाएं तो तीन डिफरेंट सिचुएशंस बनती है। क्या क्या भैया, ऐसा हो सकता है कि वो दोनों लाइन एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे क्या करें, एक दूसरे को कट कर दे। हाँ भैया हो सकता है, वो दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो दोनों लाइन बिना कट की एक दूसरे को सीधे सीधे निकल जाए, मतलब एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, भैया वो भी दिख रहा है। और तीसरा आखिरी कंडीशन, सर ऐसा भी तो हो सकता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या करे, कोइंसाइड कर जाए, उसी के ऊपर चलने लगे, तो इससे तो सर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स मिले। अब ये तीन बेसिक कंडीशंस हैं, यानी ज्योमेट्रिकली अगर इस सिचुएशन को इंटरप्रेट करें तो ऐसी तीन हमारे पास बेसिक कंडीशंस बन सकती है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब सुनना, अगर ये तीन बेसिक कंडीशंस बन रही हैं तो सर इससे सॉल्यूशन का क्या लेना देना। चलिए भैया सॉल्यूशंस की बात कर ले। मैंने बोला कि मान लो हमारे पास दो इक्वेशन है बेटा, अगर मान लो ऐसा कुछ होता है x + 2y = 5 होता, दूसरा होता 2x + y = 9। अगर मान लो ऐसे हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है भैया, दो लीनियर इक्वेशन है, बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। अब यहां पे सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब होता है कि इन दोनों में x, y
ऐसा ऐसा एक ऐसा पेयर जो दोनों को, एक ऐसा पेयर जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे, वही हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा बेटा। एक साथ सेटिस्फाई करे वही क्या कहलाएगा बेटा, हमारा एक सॉल्यूशन कहलाएगा। किसका? इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब देखते हैं यार ऐसा क्या हो सकता था, अगर मान लो x की वैल्यू 1 लेते भैया, यहां पे y की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में निकाल लेते, y की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में निकाल लेते। अगर वो x, y अगर नीचे वाले को भी सेटिस्फाई कर गया, इट सिंपली मींस कि वो x, y इसका एक सॉल्यूशन बनेगा। अब ये तो डिपेंड करता है यार कि इक्वेशन कैसे हैं। चलिए, बोला है कि हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं x की और y की, क्या ये हमारा एक सॉल्यूशन होगा? लेकिन यहां पे बोला है प्रूफ करिए कि ये एक सॉल्यूशन नहीं है। किसका नहीं है भैया? इन दोनों इक्वेशंस का। सर ये आप बोलना चाह रहे हो कि सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा, सॉल्यूशन नहीं है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन वो भी एक साथ। पहले वाले में डाल के देखते हैं सर, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 अगर क्या करें इक्वेशन 1 में डालें तो भैया देखते हैं, x की जगह पे मैंने क्या किया 3 डाल दिया, y की जगह पे मैंने क्या किया दोस्त भैया y की जगह पे 2 डाल दिया। लेटेस्ट चेक कितना था बेटा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ये कितना आ गया 5। ये तो सर सेटिस्फाई कर गया, लेकिन क्या बोला सर, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे तभी सॉल्यूशन होगा। चलिए भैया इसमें डालकर देख लेते हैं, 2 टाइम्स भैया x की जगह पे 3, y की जगह पे 2, देखते हैं कितना रहा बेटा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 बराबर 8। सर क्या ये जो भी नंबर हमारा 7 उसके बराबर है? नहीं, यानी इसको सेटिस्फाई किया नहीं, नॉट सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, एक साथ तो नहीं किया भैया, एक एक को करेगा चलेगा लेकिन एक साथ करना चाहिए, साइमल्टेनियस। भैया ये साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या ये एक सॉल्यूशन होगा? नो। क्या ये सॉल्यूशन होगा? नो। अगर एक साथ किया रहता तो सॉल्यूशन बन जाता। चलिए भैया अब आगे समझते हैं कि जो हमारे पास बेसिक क्राइटेरिया थे, अगर वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो हमारा ग्राफिकल मीनिंग निकल रहा था, सर उस मीनिंग को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने गए तो सर उस केस में हमारे पास 3 बेसिक चीजें आई। क्या ऐसा हुआ कि सिर्फ इकलौता एक यूनिक सॉल्यूशन मिला? क्या बेटा? एक यूनिक सा सॉल्यूशन मिला। उस केस में बच्चों ये वाली कंडीशन होती है क्या, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और क्या होता है भैया, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इस केस में क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन मिलने का मतलब क्या होता है बेटा, कंसिस्टेंट होना। क्या इक्वेशन हमारे पास कैसे भैया, कंसिस्टेंट है, यानी पेयर ऑफ इक्वेशन कैसे है, कंसिस्टेंट है। और इस केस में भैया लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग हो रही है। चलिए भैया, सर लाइन अगर मान लो यहीं पे इंटरसेक्टिंग की बजाय पैरेलल हो जाए तो भैया यहां पे लाइन क्या हो रही थी, एक दूसरे को काट रही थी, किस पे, एक यूनिक पॉइंट पे। तो हमें क्या मिल रहा था, एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था, मतलब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस था। और भैया इस केस में इस तरीके से एक बेसिक कंडीशन बनती है। अगर मान लो लाइन वहीं पे पैरेलल हो जाती, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन x, y आ रहा है? नहीं सर, दूर दूर तक कोई भी ऐसा x, y नहीं मिलेगा जो दोनों में एक साथ हो, तो केस का कोई भी सॉल्यूशन बनेगा नहीं। क्या बनेगा भैया, नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन इसका मतलब क्या, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इस केस में लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे पे कोइंसाइड करे। क्या करे दोस्त, एक दूसरे पे कोइंसाइड करे। मान लो पहली लाइन ये और दूसरी लाइन क्या करे दोस्त, इसी पे पूरा पूरा क्या करे, इसको आके ढक ले। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दोनों में x, y का ऐसा इनफाइनाइट पेयर आ रहा है जो दोनों में है। मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्या, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। लेकिन कब, जब लाइन कोइंसिडेंट थी। और कोइंसिडेंट में मतलब क्या होता है भैया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशंस तो मिल रहा है लेकिन डिपेंडेंसी है। तो क्या भैया, कंसिस्टेंट के साथ साथ क्या, डिपेंडेंट वाला ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। आई होप ये भी बेसिक सी बात समझ में आई होगी। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं क्या है ये। तो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है।
जब भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इनकंसिस्टेंट, अगर हमारे पास सॉल्यूशन मिल गया मतलब यूनिक हो या इनफाइनाइट, यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, अगर हमें कोई भी एक सॉल्यूशन मिल रहा है उस केस में क्या बोलते हैं भैया, कंसिस्टेंट। लेकिन सर इनफाइनाइट मिल रहा है तो भैया डिपेंडेंसी के साथ कैसा है, कंसिस्टेंसी है भैया, कंसिस्टेंट तो है लेकिन वो डिपेंडेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही बेसिक क्राइटेरिया मैं दोबारा समझाना चाह रहा हूं बेटा कि देखो यार, ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को लिया गया और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, इनके रेशियो को लिया गया, देखो भैया ऐसा कुछ मिला, ऐसा कुछ मिला। तो इस केस में पाया गया कि जब इन दोनों को प्लॉट करें तो लाइंस इंटरसेक्टिंग निकली। कैसी लाइंस इंटरसेक्टिंग निकली, मतलब एक जगह पे तो काटेगा, एक एग्जैक्टली जगह पे काटेगा, मतलब यूनिक एक सॉल्यूशन मिलेगा। और इस केस में क्या था बेटा, सिस्टम कैसा था भैया, सॉल्यूशन मिल रहा तो कंसिस्टेंट था। एक बार ऐसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिया गया और उस कंडीशन में चेक किया गया तो ऐसा कुछ मिला, ऐसा कुछ मिला। जब इनको प्लॉट किया गया तो ऐसा लगा कि ये लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही हैं, मतलब कोइंसाइड कर रही हैं। कोइंसाइड का मतलब भर भर के ऐसे एक्स कॉमा वाई जो दोनों में कॉमन है, मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का सीधा सा मतलब है क्या, सिस्टम कंसिस्टेंट तो है ही लेकिन लगे हाथ डिपेंडेंट भी है। इस बात को मैं ऐड कर देता हूं क्या, कि डिपेंडेंट भी है, डिपेंडेंट भी है। चलिए सर ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जिसमें इस तरीके से कंडीशन मिले। सर अगर उनको प्लॉट किया गया तो लाइंस पैरेलल निकली, यानी एक दूसरे को बिना छुए टक से वापस चली गई, कुछ भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं, यानी कोई भी ऐसा एक्स कॉमा वाई नहीं जो दोनों में एक साथ हो, मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का सीधा मतलब होता है क्या, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। क्या दोस्त, सिस्टम जो है हमारा वो इनकंसिस्टेंट है। चलिए भैया आई होप ये बात क्लियर हो गई। तो थोड़ा सवालों को सॉल्व करते कि बोर्ड एग्जाम में कैसा पूछेगा गुरुजी। ये जो आप बार बार कंडीशंस बता रहे हो इसको बोर्ड एग्जाम में कैसे खेलेगा उस बारे में बताओ। सुनना, हमारे पास दो इक्वेशन है, हमारे पास दो इक्वेशन है और बोला है कि इस इक्वेशंस को अगर हम देखें तो प्रूव करिए कि ये पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसे हैं, कंसिस्टेंट है या नहीं है। सर प्रूफ नहीं करना, बेसिकली हमें फिगर आउट करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। सर कंसिस्टेंट का मतलब दोनों चीजें, एक यूनिक सॉल्यूशन मिले तो भी चलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिले तो भी चलेगा, इनफाइनाइट मेनी मिले तो भी चलेगा, इनफाइनाइट मेनी मिले, इनफाइनाइट मेनी मिले तो भी चलेगा सर। लेकिन इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है दोस्त, इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, या नॉट का क्या मतलब होता है, नॉट कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्या बेटा, नो सॉल्यूशन, ऐसा कुछ हो। चलिए एक एक करके इसको क्या करते भैया, चेक करते हैं। सर चेक करने से पहले ये देख लेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, या अगर मैं लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं। स्टैंडर्ड तरीके से अगर मैं इसको लिखना चाहूं बेटा तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं, इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं बेटा, इसको स्टैंडर्ड तरीके से। हाँ भी ऐसा लिखा जा सकता है। दूसरे वाले को भी स्टैंडर्ड तरीके से लिखने की कोशिश करूं तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं बेटा, मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल भैया ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, यहां पे कंपेयर करता हूं, इसको कंपेयर करता हूं। क्या, अगर मैं यहां से देखूं तो a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है दोस्त, a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है सर, a1 अपॉन a2 की अगर आप बात करो तो यार अपने पास 1/2। चलिए बहुत बढ़िया। b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है सर, b1 अपॉन b2 तो 3 अपॉन -3 आ रहा है। अगर इन दोनों वैल्यूज को अगर आप क्रॉस चेक करो, क्या ये कहीं से भी सेम है, नॉट सेम, नॉट सेम भैया, सेम नहीं है। सीधा सा मतलब है, सीधा सा मतलब है क्या, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। ये किस बारे में आता है सर, ये तो आता है लाइंस इंटरसेक्टिंग हो। क्या, लाइंस कैसी हो भैया, इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग अगर लाइंस हो उसी केस में होता है, और इंटरसेक्ट किस पे करते हैं भैया, यूनिक पॉइंट पे। यूनिक पॉइंट का मतलब क्या, सॉल्यूशन मिल रहा है। यूनिक पॉइंट का मतलब क्या, सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन मिल रहा है तो कैसा हो जाएगा दोस्त, मिल रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होगा सर, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस ये हो जाएगा भैया। बड़े प्यार से बताई गई बात क्लियर हुई कि नहीं, ये बात क्लियर हुई कि नहीं। चलिए एक सवाल देता हूं बेटा, इस सवाल को आप क्रॉस चेक करिएगा और एग्जैक्टली वही हूबहू कंडीशन लगानी बेटा, एग्जैक्ट वही कंडीशन लगानी है। चलिए मैं इसको थोड़ा और सिंपल करता हूं। लिखा है कि हमारे पास P की वैल्यू को फिगर आउट करना था अगर इन दोनों से एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है।
सर यूनिक का कंडीशन तो कुछ ऐसा होता है, यूनिक का कंडीशन तो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है। क्या यही कंडीशन यहां पे लगा दे? लगा दीजिए दोस्त, लगा दीजिए। चलिए यहां पे ए की जगह पे 4 है, ए की जगह पे क्या बेटा 2, नॉट इक्वल टू, बी की जगह पे कितना बेटा p, और बी की जगह पे कितना है 2। सर सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 नॉट इक्वल टू 2p है, या यूं कहें सर, या यूं कहें 8/2 नॉट इक्वल टू p है, या यूं कहें सर p की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 होगा। अब यहां पे पूछा है सवाल में कि p की वैल्यू बताइए जो इन इक्वेशंस में रख दें तो ये एक यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या हम ये लिख सकते हैं P बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट क्या 4 को हटाना है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा कि P तो कुछ भी हो सकता है सर, सिर्फ और सिर्फ वो 4 नहीं हो सकता, क्योंकि P नॉट इक्वल टू 4 आ रहा है, P नॉट इक्वल टू 4 आ रहा है। P कुछ भी ले लो, बस 4 नहीं लेना है। उस केस में इन पेयर ऑफ सिस्टम इक्वेशंस का क्या होगा सर? यूनिक सॉल्यूशन। चलिए अब एक सवाल है भैया, ये पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, ये आप मुझे लगता है कि आसानी से सेम पैटर्न में तोड़ पाओगे, मुझे इसका चैट में जवाब जरूर चाहिए। आगे बढ़ते हैं, C की वैल्यू बतानी है भैया। अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखें, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखें, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखें, तो बोला कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट का सर कंडीशन ऐसा होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब मैं क्या करता हूं, इस कंडीशंस को देखते हुए क्या करता हूं, फटाफट से इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। a की जगह पे कितना बेटा c, यहां पे a की जगह a2 की जगह पे कितना बेटा 12, इसमें b की जगह पे कितना 3, इसमें b की जगह पे कितना है c, इक्वल टू इसमें अगर ध्यान से देखें तो c की जगह पे कितना है सर 0 है, इसमें देखना बेटा क्या है सर, इसमें सिर्फ माइनस c है। क्या है? माइनस c है। दोबारा मैं मैच करा लेता हूं, इसमें a की जगह पे c है, इसमें a की जगह पे 12 है, इसमें b की जगह पे 3 है, इसमें b की जगह पे c है, इसमें c की जगह पे ओके वेट, इसमें c की जगह पे 3 माइनस c है, और इसमें c की जगह पे माइनस c है। सर अब क्या करें? पहले दो को कंसीडर करिए दोस्त, c का स्क्वायर इक्वल टू 12 3 जा 36। क्या c की वैल्यू प्लस माइनस दोनों ले लेंगे बेटा, यानी सर c की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6 दोनों। क्या ये फाइनल आंसर हुआ? नहीं सर, ऐसी कैसी बात कर दी, नहीं हुआ, अभी तो आपने निकाला। अगर आपको इस तरीके से कुछ भी मिलता है जहां पे c के मल्टीपल वैल्यूज आ रहे हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, कुछ ऐसा भी तो कंसीडर करना पड़ेगा भैया कि जब स्टार्टिंग के दो को सेम लिए तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लास्ट का दो सेम हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, देखना मल्टीप्लाई करिए, -3c इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, 3c माइनस सी स्क्वायर। सबको एक साइड ले जाइए, सी स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी क्या करेंगे बेटा, सी कॉमन लेंगे तो सी माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से सी की दो वैल्यू आ गई 0 एंड 6। अब एक बात बताओ, अगर आप गलती से यहां पे दोनों ले लेते क्या वो एक्सेप्टेबल होता? नहीं सर। चलिए, काफी बच्चों के दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि सर अगर मान लो मैं पहले और तीसरे को लेता तो इससे भी तो कुछ बन सकता था। बिल्कुल, उठाइएगा भैया, क्रॉस चेक करिएगा, माइनस सी का स्क्वायर, यहां पे चेक करिएगा बेटा 12/36, और यहां पे हो जाएगा माइनस का 12c। सबको एक साइड ले आओ, सी स्क्वायर माइनस 12c प्लस 36 इक्वल टू 0। ये अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो ये c माइनस 6 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब ये जो तीन हमारे सॉल्यूशंस आए हैं, इन तीनों सॉल्यूशंस में जो कॉमन हमारा सॉल्यूशन आ रहा है सिर्फ उसी को उठाएंगे। कॉमन वैल्यू ऑफ c क्या आ रहा है बेटा, कॉमन वैल्यू ऑफ c क्या आ रहा है सर, वो आ रहा है हमारे पास सिर्फ 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ना कि ये जो डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई कि ये सारी चीजें भी भैया चेक करनी पड़ती है? मैं तो इन दोनों को सॉल्व करके प्लस माइनस 6 चिपका देता, जो कि आपका गलत होता। अगर आप पहले दो को कंपेयर करें उससे सॉल्यूशन मिलाओ, लास्ट के दो को कंपेयर करें उससे सॉल्यूशन मिलाओ, पहले और तीसरे को कंपेयर करके उससे सॉल्यूशन जो आ रहा है, इन तीनों में जो कॉमन आ रहा है एग्जैक्टली वही हमारा क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर होगा। चलिएगा भैया, अब बात करते हैं कि सर ग्राफिकल तरीके से इसको क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो भैया यहां पे कुछ स्टेप्स लिखा गया, इसको छोड़ता हूं, मैं बताता हूं क्या करना होता है बेटा। अब यहां पे देखो यार, एक वर्ड प्रॉब्लम भी दिया, लगे हाथ दो काम कर लेते हैं। पहले तो ये भी समझते हैं कि सर वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस को कैसे फ्रेम करें, और फ्रेम करने के बाद सॉल्व कैसे करें ग्राफिकली। लिखा क्या है, अ म्यूजिक स्टोर सोल्ड 7 वायलिन्स। भैया एक म्यूजिक स्टोर ने टोटल 7 वायलिन सेल किया,
और ये 7 वॉयलेंस एक हफ्ते के सोल्ड हुआ भैया 1500 रुपए में। लेकिन ये 7 वॉयलेंस एक टाइप के नहीं थे भैया, ये 2 डिफरेंट टाइप के थे। पहला वाला टाइप 200 रुपए के हिसाब से बेचा गया। तो लेट वॉयलेंस हैव टाइप ए एंड बी, टाइप ए ऑफ कॉस्ट x रुपए पर वॉयलिन एंड टाइप बी ऑफ कॉस्ट इक्वल टू y पर वॉयलिन। भैया y रुपए पर वॉयलिन, x रुपए पर वॉयलिन और y रुपए पर वॉयलिन हमारा, हमने 2 वेरिएबल ले लिया। पहले वाला टाइप x रुपए पर वॉयलिन है भैया, दूसरा वाला टाइप y रुपए पर वॉयलिन है। अब देखते हैं, अगर पहले वाले को वेट यहां पे तो नंबर ऑफ वॉयलेंस की बात कर रहा है, कॉस्ट तो ऑलरेडी दे रखा है, तो क्या करते भैया, नंबर ऑफ वॉयलिन ऑफ टाइप ए, मान लेते हैं टाइप 1 पहले टाइप का, ये मान लेते हैं कि x वॉयलिन होता, नंबर ऑफ वॉयलिन ऑफ टाइप सेकेंड, तो ये मान लेते हैं कि y होता। अब सवाल के हिसाब से चलते हैं कि भैया दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कितना बोलेंगे, 7 बोल देंगे। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कितना बोलेंगे, 7। एक इक्वेशन हमारी यहां से निकल के आई। और आगे देखते हैं बेटा, आगे और क्या क्या है। आगे बोला है कि भैया अगर पहले वाले को 200 के रेट से, भैया 200 के रेट से पहला वाला, और साथ में बेटा क्या 300 के रेट से y वॉयलेंस को बेचा जाए, तो ये टोटल कितने में बेचा गया, 1500 में। तो यहां से हमारा निकल के आया बेटा क्या, दूसरा इक्वेशन। यहां से हमारा निकल के आया क्या, दूसरा इक्वेशन। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि भैया इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करें। मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा ट्रिक बताता हूं। ये ट्रिक बहुत शानदार है, जबरदस्त वाला है, और ये बहुत इफेक्टिव भी है। ये बहुत आसानी से आपको क्या करेगा, सॉल्यूशन जनरेट करके दे देगा। सुनना क्या, इस वाले इक्वेशन में ना एक बार क्या करो, x की वैल्यू 0 रख के y देखो, x की वैल्यू 0 रख के y निकालने की कोशिश करो। भैया ये 0 होता तो y 7 आ जाता। दूसरी बात क्या करो बेटा कि y को वैल्यू 0 रख के x निकालने की कोशिश करो। तो भैया y की वैल्यू 0 रखे तो x हमारा 7 दे देगा, कितना, x हमारा 7 दे देगा। चलिए यहां से एक हमारा क्या नहीं सर, दो सॉल्यूशन आ गए, दो सॉल्यूशन आ चुका दोस्त। क्या सर, एक तो ये वाला पेयर और दूसरा ये वाला पेयर, 2 सॉल्यूशन यहां से आया। सेम गोज विद दिस वन, भैया एक बार क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना आएगा सर, 1500 को 300 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 5 दे देगा, एक बार y को 0 रखेंगे बेटा और x देखेंगे। भैया ये 0 रखेंगे तो 200 x इक्वल टू 1500, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5। चलिए भैया एक पेयर यहां से, एक पेयर यहां से, यानी 2 पेयर इसके भी आ चुके हैं। अब ये जो पेयर्स आया ना दोस्त, इन्हीं को प्लॉट करना है। क्या करना है, इन्हीं को प्लॉट करना है। पहला जो पेयर है उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। 0,7 क्या बेटा सर, 0,7, तो ये तो कहीं यहां पे आएगा बेटा, ये यहां पे जाएगा, यहां पे 6 और यहां पे 7। चलिए 7,0, भैया ये है हमारा 6 और ये आगे तक 7 है, तो दूसरा पॉइंट हमारा आया यहां पे, कहीं दूसरा हमारा पॉइंट आया यहां पे। मैं क्या करता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करता हूं दोस्त, ज्वाइन कर देता हूं। चलिए भैया इन दोनों पॉइंट्स को कुछ हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब अगला चलते हैं, इसको प्लॉट करना भैया। 0,5 क्या, 0,5 मतलब ये वाला पॉइंट, और दूसरा क्या दिया भैया सर, दूसरा दिया है 7.5, क्या 7.5 मतलब इसके भी आगे कॉमा 0, ऐसा कुछ। अब इन दोनों पॉइंट्स को सॉल्व करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करोगे दोस्त, मिलाओगे तो कुछ ऐसी कहानी बनेगी, हाँ सर कुछ ऐसी कहानी बनी। अब देखना यहीं से हमारा फाइनल वो जवाब मिलेगा जो चाहिए। क्या मिलेगा कि ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे को कहां निपटा रही भैया, यहां पे। ये पॉइंट देखना है क्या सर, ये पॉइंट है 6,1, यानी पहला दे देगा भैया x की वैल्यू, दूसरा दे देगा y की वैल्यू, और इसको वेरीफाई करेगा। देखिएगा दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा, देखिएगा 6 + 1 7 हो गया भैया। अब यहां पे x की वैल्यू 6 रखें तो 6 2 जा 1200, और यहां पे देखना बेटा 1 रखें तो 1200 + 300 1500, बिल्कुल सेटिस्फाई किया। क्या मतलब हुआ
कि सर यहां पे टाइप ए के 6 वायलिन बेचे गए हैं और टाइप सेकंड के यानी टाइप दूसरे के सिर्फ और सिर्फ इकलौता एक वायलिन बेचा गया। तो ये रहा आपका कुछ ग्राफिकल। आगे चलते भैया कि अगर अल्जेब्राइकली सॉल्व करने की कोशिश करें यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो क्या होगा। मैंने अगेन बताया बेटा कि दो इक्वेशंस होंगे। पहले वाले इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म में ले लो और वही सेम चीज उठा के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट करने पे दो चीजें आएंगी, क्या, या तो सिर्फ y में बच जाएगा तो y को सॉल्व कर लो फिर x निकालो, लेकिन सब्स्टिट्यूट करते समय क्या पता ऐसा हो जाए कि y वाला टर्म ही नेग्लेक्ट हो जाए। अगर नेग्लेक्ट हुआ तो याद रखना उससे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनता था। उसी बारे में मैंने बात लिखी है। नहीं समझ में आ रहा है, करके दिखाता हूं। क्या बोला दोस्त, क्या बोला दोस्त कि x की वैल्यू को किसी दूसरे के टर्म में डालो। मैं इसके टर्म में डाल लिया और यही सेम चीज उठा के क्या करो दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। बस यही काम करना था बेटा। ये हमारा कहलाता क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए भैया x की जगह पे कितना डाल देते हैं 14 माइनस वाई। ये मैंने डाला बेटा x की जगह पे, साथ में क्या था माइनस वाई इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करते हैं 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। अगर 2y को इधर ले आएंगे बेटा ऐसे हो जाएगा प्लस का, ये इधर जाएगा 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त 10/2 मतलब 5। चलिए y की वैल्यू जो भी आई इसको उठा के मैं डालूंगा बेटा इस वाले टर्म में, इसको उठा के डालूंगा इस वाले टर्म में, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 14 माइनस 5 जो कि आ जा रहा है अपने पास बड़े प्यार से 9। क्या हमारा वो सॉल्यूशन आ चुका, वो सॉल्यूशन आ चुका सर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। बड़े प्यार से हमारे पास क्या हुआ, एक सॉल्यूशन आ गया। एक और करते हैं जो तरीका मैंने किया सेम वही। मैं क्या करता हूं y की वैल्यू मान लो x के टर्म में, अगर किसी के दिमाग में चल रहा है कि सर अगर मान लो मैं y की वैल्यू x के टर्म में लूं तो भी ले सकते हो बेटा। क्या हो जाता सुनना, y की वैल्यू होती बेटा 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 और ये सेम चीज उठा के क्या करिए इस दूसरे इक्वेशन में पटक दीजिए। चलिए भैया कुछ ऐसा हो जाता, कुछ ऐसा हो जाता, ये कुछ ऐसा हो जाता 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 18। अब देखना सॉल्व करते हैं क्या आ रहा है, सॉल्व करते हैं क्या आ रहा है देखना। 3 2 जा 6 तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 इक्वल टू 18। सर ये तो कैंसिल हो गया, 18 इक्वल टू 18 आ गया मतलब ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट तो होल्ड कर गया। सर दूसरे स्टेटमेंट से तो y हो गया, दूसरे स्टेप में तो y ही गायब। y गायब होने का सीधा सा मतलब है बेटा कि इसमें जो भी x y ले रहे वो सेटिस्फाई कर रहा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्या लिख दोगे सीधे बेटा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन सीधे सीधे लिखेंगे भैया और इस बवाल को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। चलिए आखिरी पे चलते बेटा, दैट इज योर एलिमिनेशन मेथड। क्या करते हैं भैया, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर करते हैं और बराबर करने के बाद अगर दोनों का साइन सेम है सब्ट्रैक्ट करो, दोनों का साइन डिफरेंट है ऐड करो। चलिए करके दिखाता हूं। सर यहां पे देखा जाए किसको बराबर करना आसान है, सर ये 4 है और ये 2 है। ऐसा लग रहा है कि इक्वेशन 1 में दो गुना कर दें तो काम बन सकता है। अब यार हमें पता है किसी इक्वेशन में दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो मैंने इसमें इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y और इधर क्या हो जाएगा बेटा 16। चलिए पहले वाले इक्वेशन को मैंने क्या किया इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा वाला इक्वेशन क्या था बेटा 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। अब आप नोटिस कर पा रहे होगे कि मैंने किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट तो कर लिया है बराबर। क्या बोला, अगर साइन सेम है, अगर साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है सब्ट्रैक्ट करिए। क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसी को उठा के किसी में से कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है, किसी को उठाओ किसी में से भी कर दो। अगर साइन डिफरेंट है, क्या है डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो बेसिक सी बात जो होती है बेटा वो क्या करना था है ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड करना है, ऐड करना है। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है दोस्त और इसमें क्या करना है ऐड करना है। बस यही चीज याद रखना, बस यही चीज। अगर सेम है तो क्या करो किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर दो। मान लो पहले वाले में से दूसरे वाले को करता तो क्या हो जाता, कुछ ऐसा हो जाता, कुछ ऐसा हो जाता। पहले वाले में से दूसरे वाले को करता कुछ ऐसा होता दोस्त, कुछ ऐसा होता, सुनना कुछ ऐसा होता। इधर क्या हो जाता सर, पहले वाले में भैया 16 है, इधर क्या है 7, ऐसा कुछ हो जाता। ओपन करता हूं 4x प्लस 4y माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू, इसको ध्यान से देखो 9। चलिए यहां पे क्या कैंसिल होगा x, इससे क्या होगा माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 9, सॉरी प्लस का 9, प्लस का 9। तो भैया 2y कितना हो जाएगा
-9/2। अब इसी वैल्यू को उठाइए भैया, क्या करिए, किसी एक इक्वेशन में पटक दीजिए। मैं मान लो सबसे पहले वाले में डालता, क्या सबसे पहले वाले में, तो 2x प्लस ये क्या भैया सर, ट्वाइस ऑफ -9/2, और यहां पे क्या आ रहा है दोस्त, 8 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2x - 9 = 8। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा सर, ये हो जाएगा 17, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 17/2। तो इस तरीके से क्या कर सकते थे, हम इसको सॉल्व कर सकते थे। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं यार, कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, लेट मी क्रॉस चेक। तो भैया ये हो जाएगा 4x 4y 16, बिल्कुल पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का 2y होगा, और इधर से क्या हो जाएगा दोस्त सर, इधर से हो जाएगा हमारे पास 9, बिल्कुल ठीक है। y की वैल्यू -9/2, पहले वाले में अगर मैं रखूं तो कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2x - 9 = 8, 8 + 9 17, बिल्कुल सही जवाब। अगर मान लो आपने क्या किया, ऐसा कुछ किया कि दोनों इक्वेशन दूसरे स्टेप में सेम आ गए, या मान लो सेम नहीं भी आए, सब्ट्रैक्ट करते समय इस समय वेरिएबल ही ना बचे, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, जब भी सब्ट्रैक्शन प्रोसेस के बाद या एडिशन प्रोसेस के बाद वेरिएबल नहीं बचता है, इट सिंपली मींस क्या कि सर वो उस प्रोसेस में वेरिएबल जो नहीं बच रहा है, मतलब वो x, y ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब चलिए वो बातें बताता हूं बेटा, जब हम वर्ड प्रॉब्लम में कुछ बेसिक की क्राइटेरिया यूज करते हैं। क्या, अगर मालूम से कोई बोलता है कि x साल पहले या a साल पहले, तो दोनों के प्रेजेंट एज से क्या a हटा देते बेटा। अगर दो वेरिएबल हैं तो दोनों में से दोनों के प्रेजेंट एज से a हटाते हैं भैया, a साल पहले मतलब उनमें से a हटाएंगे। बोलता है 20 साल बाद, तो उनके एज में 20 साल जोड़ देते हैं। ये बहुत बेसिक सी चीज होती है, और सारा का सारा खेल किस पे चलता है बेटा, आपके प्रेजेंट एज पे चलता है। सारा का सारा खेल आपके प्रेजेंट एज पे चलता है। नंबर्स की बात कर ले सर, तो भैया मान लो हमारे पास नंबर्स एक्स वाई है, तो हम देख पा रहे हैं भैया एक्स जो है 10वें प्लेस पे है, वाई यूनिट प्लेस पे है, तो ऐसा नंबर हो जाएगा। मान लो इसके ऑर्डर को रिवर्स करें तो वाई यहां गया एक्स, तो वाई कहां पे आ गया, 10वें प्लेस पे, एक्स यूनिट प्लेस पे। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो हमें यूज में लेनी है। फ्रैक्शन जब भी बोलेगा एक्स बट्टे वाई ले लो, अब बोलेगा न्यूमरेटर से कुछ सब्ट्रैक्ट करो तो न्यूमरेटर्स करोगे, डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करो तो डिनोमिनेटर्स करोगे भैया, ऐसा कुछ। अब देखो यार, बोट एंड स्ट्रीम से भी रिलेटेड कभी कभी पूछा बेटा, मैं वो भी सारी चीज करा दे रहा हूं जो शायद वह सिचुएशन हो जिसमें ये पूछे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, देख लीजिए भैया, कि जब बात करेगा पाइप एंड सिस्टम की तो ऐसा कुछ होगा कि x घंटे में पूरा पूरा भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा भैया, 1/x। y घंटे में पूरा पूरा भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/y। फिर इसके हिसाब से जैसा भी सिचुएशन दिया हो सवाल में लगा लेंगे। देखना क्या दिया, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। पहले तो मान लेते कि नंबर x, y था। लेट रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स वाई, ये एक्स वाई। तो क्या बोला भैया, द सम ऑफ, किसका सम, एक 2 डिजिट नंबर का, वो तो 10x + y होता है। अगर आपने इस फॉर्मेट में लिया है तो बोला इसका सम किसके साथ भैया, अगर इसके डिजिट को रिवर्स कर तो क्या हो जाएगा yx, तो yx के लिए क्या हो जाएगा 10y + x। अगर इन दोनों को जोड़े तो क्या बोला भैया, ये हमारे पास आ रहा है 66 के बराबर। चलिए भैया देखते हैं क्या हो जाता, तो ये हो जाएगा 11x + 11y = 66, या यू कहें सर 11 टाइम्स कॉमन ले तो x + y = 66, या यू कहें सर अगर 66 को 11 से डिवाइड करें तो ये दे देगा अपने पास बड़े प्यार से कितना बेटा, 6। एक इक्वेशन हमारी बन चुकी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा चलते हैं। अगर उनके डिजिट के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। अब सर हमें थोड़े पता है कि यूनिट डिजिट बड़ा है कि टेंथ डिजिट बड़ा है, तो दो केस ले लेंगे बेटा। क्या, केस 1, अगर मान लो x y से बड़ा होता तो क्या लेते बेटा, x - y = क्या ले लेते दोस्त, सर इस केस में 6 ले ले, सॉरी कितना ले लेते, 2। अब देखना यार, दो इक्वेशन और इनका कोफिशिएंट देखो कैसा भी है, 1 और 1, लेकिन अपोजिट साइन के। सीधे ऐड करके बवाल खत्म करें, x + x भैया सॉल्व करेंगे तो 2x, y और -y खत्म, 6 + 2 8 हो जाएगा भैया। यानी x की वैल्यू कितनी आई बेटा, 4। x की वैल्यू 4 आते ही किसी एक इक्वेशन में डालो, 4 में से क्या निकाल दे कि 2 आ जाए भैया, y मतलब 2 निकाल दो, खत्म। तो नंबर जो बनेगा क्या बनेगा बेटा, 42। इससे नंबर क्या बनेगा, 42 बनेगा। ठीक है भैया, केस दूसरा देखते हैं। दूसरा केस क्या होगा भैया, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो ये यूनिट प्लेस है वो टेंथ प्लेस से बड़ा निकला है, तो y - x = कितना हो जाएगा, 2। अब यहां पे लॉजिकली इसको देखें तो ये y + x = कितना है, 6 है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंसीडर करूं क्या हो जाएगा बेटा, साइन डिफरेंट है लेकिन कोफिशिएंट बराबर, ऐड करिए, y + y 2y, 6 + 2 8, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ जाएगी।
y की वैल्यू 4 आ गई, 4 में से क्या निकाले 2 आ जाए, भैया 2 निकाल दीजिए। तो नंबर क्या आ गया बेटा, सर अगर ऑर्डर जो हमने माना था एक्स वाई तो उसके हिसाब से देखें तो ये तो 24 दे दिया। तो क्या यहां पे हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यू जा रहे बेटा, 42 और 24, ये दोनों वैल्यूज क्या करेंगे, इस टाइप के सिचुएशंस को सेटिस्फाई करेगा। चलिए आखिरी सवाल पे चलते हैं, देखा क्या लिखा बेटा, एक मोटर बोट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। भैया मान लो कि बोट की स्पीड x हो, क्या हो, बोट की स्पीड जो हो वो अपने पास कितना हो, x किलोमीटर पर आवर हो, x किलोमीटर पर आवर हो, और जो स्ट्रीम की स्पीड हो, स्ट्रीम की जो स्पीड हो वो कितना हो दोस्त, वो अपने पास हो भैया y किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ हो। तो भैया सीधी सी बात बनती है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि नाव चढ़ रही है भैया कहां, ऊपर की तरफ, और धारा बह रही है नीचे की तरफ। भैया पानी इधर बह रही है और नाव इधर चढ़ रहा है, अपोज करेगा क्या, स्पीड कैसी हो जाएगी, रिड्यूस करके बताएगी, ये ओवरऑल स्पीड है बेटा। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा भैया, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि पानी नीचे की तरफ बह रहा है, नाव भी नीचे की तरफ आ रही है, क्या इसको धकेलेगा, सपोर्ट करेगा, वेलोसिटी जुड़ जाएगी भैया, उन दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। बस इसी बात को लगाते हैं, क्या सर, टाइम जो होता है वो अपने पास होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है सर, ये हमें पता है, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी बात को मैंने क्या किया है, उसका एक डेराइव रिजल्ट निकाला है। 30 किलोमीटर चलने में भैया, 30 किलोमीटर चलने में, कहां, अप स्ट्रीम, तो भैया 30 किलोमीटर चलने में अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है भैया, x माइनस वाई, और साथ में क्या बोला भैया, और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने में, 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों की वेलोसिटी चलने में, ये जो कंबाइंड टाइम आ रहा है बेटा ये आ रहा 7 घंटे, कितना बेटा, 7 घंटे। चलिए भैया, फिर बोला है कि इट कैन 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम पे, 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम पे, और लगे हाथ क्या बोला भैया, रिटर्न भी हो रहा है, मतलब सेम डिस्टेंस रिटर्न हो रहा है, यानी ये हमारे पास कुछ ऐसा, ये कितना टोटल टाइम ले रहा है बेटा, 5 घंटे। सर सवाल तो ठीक है, ये क्या लोचा है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई का, मैं क्या करूंगा, थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, लेट कर लूंगा क्या, x माइनस वाई इक्वल टू ए और x प्लस वाई इक्वल टू बी। अब देखना इससे सवाल का कैसे पूरा रुतबा जो होता है चेंज हो जाता है, ऐसे सॉरी, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए और बी मानता हूं, ऐसे मैं मानता हूं, थोड़ा इसको करेक्ट करता हूं दोस्त, थोड़ा करेक्ट करता हूं, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या मानता हूं, ए मानता हूं, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या मानता हूं दोस्त, बी मानता हूं। क्या हो जाएगा, 30a प्लस 28b इक्वल टू 7, एक लीनियर इक्वेशन, यहां से क्या हो जाएगा दोस्त, 21a प्लस 21b इक्वल टू कितना बेटा, 5। अब यार ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे टेक्निक आपको पता है, इससे क्या क्या निकलेगा सर, एक तो a निकल जाएगा, दूसरा b निकल जाएगा। अब यार a b निकलेगा तो क्या 1/a को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 1/a को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, 1/b को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ। अब यार हमारे पास ये वैल्यू पता है, एक बार ऐड करिए x की वैल्यू किसी एक में डालिए y की वैल्यू, तो ये इसका प्रॉपर टेक्निक हुआ। लेकिन ये सवाल आपके सिलेबस के हिसाब से रिड्यूस है, मे भी अगर पूछ दे तो आप रेडी रहना ऐसी चीजों को करने के लिए। तो रहा यार ये पूरी की पूरी कहानी आपकी इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के नाम। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिकॉल हुआ होगा, और जितने भी बेसिक हमारे क्राइटेरिया बन सकते थे इस चैप्टर को लेके वो हमने ऑलरेडी सीख लिया है। अब क्या करना भैया, लग जाओ इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है उसको तोड़ने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सीख चुके हैं, अब बारी है सर किसकी, मचाने की। चलिए दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्दी एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते, गुड बाय, बाय बाय, सायोनारा।